बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें मैं यहाँ पे समझना भी चाहूंगा अपने गेस्ट से भी, और चाहूंगा ये कि आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, या जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज करना चाहते हैं जरूर कीजिए, बट आई वुड लाइक टू नो कि उसके एक बैकड्रॉप में भी कोई ना कोई इश्यूज होंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी, और वो मैंने नहीं लिखी, ऑडिटर जनरल ने लिखी थी, और वो लास्ट लेग जो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर की आखिरी साल की रिपोर्ट है, और वो हुकूमत पाकिस्तान का एक रिप्यूटेड इदारा है, उसकी रिपोर्ट है वो। और उसमें कहा गया था कि जनाब जो बोरोइंग हुई थी वो अननेसेसरी बोरोइंग थी, और उसके जो इंटरेस्ट रेट थे वो भी जनाब गड़बड़ थे कुछ थोड़े से, और जो वापस पे बैक करनी थी चीजें, और जो पैसे यानी कि जिसको कहते हैं पैसे जो वापस पे बैक करने थे उनको डेफर कर दिया गया था अगले साल के लिए। यानी कि जो अगली हुकूमत आएगी, जैसे कि पीटीआई की हुकूमत आई और पहला साल पीटीआई की हुकूमत ने जो गुजारा उसमें उसे समझ ही नहीं आई पीटीआई वालों को कि क्या हुआ क्या उसके साथ। नाउ द इशू इज कि चले उन्होंने तो जो करना था कर दिया, मियां साहब की हुकूमत चलेगी, नून लीग की हुकूमत चलेगी, बट देन अगेन पीटीआई वालों के टॉल क्लेम्स थे, वो बहुत उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं और हमारी टीम बहुत अच्छी है, एंड वी विल मैनेज थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू पुल इट आउट। अब वो कैसे पुल अप किया उन्होंने, कैसे नहीं किया, वो आपके सामने है। अब उसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन आ जाती है कि टीम ने कोशिश की लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। वो कोशिश अच्छे लोगों से हुई, बेहतर लोगों से हुई, या वही टीम जिसका जिक्र किया करते थे पीटीआई में आने से पहले, पीटीआई की लीडरशिप, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ये क्या रीजंस थे? मल्टीपल रीजंस थे। ब्यूरोक्रेसी जो थी, ब्यूरोक्रेसी जो जिस तरीके से शुरू के आई वुड से शुरू के पीटीआई के 6 महीने जो पीटीआई के साथ चली ब्यूरोक्रेसी, वो बड़े सही तरीके से चली। और शुरू के 6 माह अगर आप देखें पीटीआई की दौरे हुकूमत के, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी जो थी बड़े ठीक ठाक काम करती रही। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने हाथ उठा लिए, कोशिशें बहुत हुई, हर तरफ से कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी साथ चले। उसके भी मल्टीपल रीजंस थे। 6 माह तक जो काम हुआ क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ब्यूरोक्रेसी थॉट कि जनाब उसको काम करना है, और उसके सामने ऑब्जेक्टिव्स रख दिए गए थे। ऑब्जेक्टिव्स किसने रखने थे? ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिशियंस रखते हैं। पॉलिटिशियंस ऑब्जेक्टिव रखते हैं। जो भी हुकूमत में होता है, जो भी मिनिस्टर होता है या जो भी उसका इदारे का हेड होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स दे देता है ब्यूरोक्रेसी को, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टास्क कर देता है ब्यूरोक्रेट्स को, और वो अचीव कर लेते हैं। 6 माह के बाद ब्यूरोक्रेसी ने हाथ क्यों उठाए? मैंने जैसे पहले कहा मल्टीपल रीजंस थे उसके। एक रीजन तो उसका ये था जनाब कि नैब ने शिकंजा जनाब बहुत टाइट कर दिया, लोगों ने हाथ उठा लिए, ब्यूरोक्रेसी ने हाथ उठा लिए। अब वो फाइलें पड़ी रहती थी, ना उसमें काम होता था, ना कुछ, ना उस पर कोई डिसीजन लिया जाता था, ना कुछ होता था। इसी तरह काम चलता रहा और डिसीजन नहीं हो रहे थे और लिंगर ऑन होनी शुरू हो गई सिचुएशंस। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोशिशें बहुत की गई, कोशिशें जनाब हुकूमत की तरफ से भी की गई, इमरान खान साहब की तरफ से भी की गई कि किसी न किसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो है एक मरतबा फिर काम करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसे हो नहीं सका। अब बार बार देखते हैं पंजाब की हुकूमत में बार बार यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स चेंज होते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पे अगर आप देखें तो बार बार चेंज हो जाते हैं। उसके भी 2 रीजन है। एक रीजन तो उसका ये है कि जनाब लोगों की लॉयल्टीज आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या उनके जो सारे फैमिली है उसके साथ है, और उनका ख्याल ये है कि दोबारा जो हुकूमत है वो मियां नवाज शरीफ साहब की फिर दोबारा आएगी। यानी कि शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं, हमजा साहब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, शरीफ फैमिली में से कोई ना कोई हुकूमत में पंजाब बना सकता है। सो वो एक द बैक ऑफ देयर माइंड, वो भी एक चीज है ब्यूरोक्रेट्स के कि जनाब वो हुकूमत दोबारा उनकी आ जाएगी। लॉयल्टीज भी हैं उनकी उनके साथ, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जैसे जो खुद सिर्फ सीधा सीधा काम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि होता ऐसे है कि आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, और इस तरह चलता रहता है। इमरान खान साहब का कहा जाता है कि एफबीआर के चेयरमैन चेंज कर देते हैं जनाब हर थोड़े अरसे के बाद। उसकी अंदर की कहानी भी है
اس کے اندر کی کہانی بہت خوفناک ہے. عمران خان صاحب کیوں چینج کرتے رہے ایف بی آر کے چیئرمین؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی چیئرمین یا منسٹر کے کہنے پہ چیئرمین بڑے بڑے ایس آر اوز لے کے آ جاتا تھا اس میں گڑبڑ ہو جاتی تھی. یا تو منسٹر پیسے کھا رہا ہوتا تھا یا ایف بی آر کا چیئرمین پیسے کھا رہا ہوتا تھا, اور وہ جب خان صاحب کو پتا چلتا تھا تو اس کی چھٹی ہو جاتی تھی. سو اس قسم کے بھی ایشوز ہیں. لیکن اس وقت میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم آگے اپوزیشن کیا واقعی حکومت کو گرانا چاہتی ہے, اور اگر حکومت کو گرانا چاہتی ہے تو کیا واقعی حکومت میں آنا چاہتی ہے, اور اگر آ بھی جاتی ہے سپوزڈلی تو کیا مہنگائی ختم کر سکتی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے کہ حکومت کو گرا کے اگر اپوزیشن آ بھی جاتی ہے حکومت کے اندر تو کیا وہ مہنگائی کم کر سکے گی. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے بڑے اچھے دوست میرے ساتھ موجود ہیں, سید حسن مرتضی صاحب پیپلز پارٹی سے جی, اور جمشید اقبال چیمہ صاحب پی ٹی آئی سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. علی گوہر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, جناب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. گوہر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں اپوزیشن کے بارے میں یہ سوال ہے تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ حکومت بنا بھی لیں, اگر آپ لوگ حکومت میں آ بھی جائیں آپ لوگ, تو کیا مہنگائی ایک بڑا ایشو ہے جس کو لے کے اس وقت سب لوگ چل رہے ہیں, بلکہ عوام بھی تنگ ہے, تو کیا آپ حکومت بنا کے آ جاتے ہیں اگر آپ لوگ تو کیا مہنگائی کم کر سکیں گے گوہر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رانا صاحب, آپ نے انٹرو میں بڑی ڈیٹیل بات کی, تو ظاہر ہے وہ آپ کا تجزیہ ہے, آپ کو حق حاصل ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کی باتوں میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر ہم ٹوٹلی یہ کہیں کسی حکومت کی ناکامی کی جو وجہ ہے وہ صرف بیوروکریسی ہے تو یہ مناسب بات ہرگز نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی حکومت کا انکمپیٹنٹ ہونا, معذرت کے ساتھ اس کی حکومت کے اندر کرپشن کا ہونا, اور جو ان کی نالائکیاں ہیں ان کو صرف تمام مدعا جو ہے وہ بیوروکریسی پر ڈالنا ہرگز طور پر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اور ہمارا تو ڈے ون سے یہ موقف ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جو حکومت بنی ہے, جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی, اور پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں مطلب ہے کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے اتنے لیول پر انٹرفیئرنس کر کے, اتنے بڑے لیول کے اوپر الیکشن کو ہٹ کر کے جب بھی حکومتیں بنائی گئی ہیں تو وہ ڈلیور نہیں کر پائی. اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا مطلب ہے کہ اگر حکومت بن جاتی ہے تو وہ مہنگائی پہ کور کرے گی. آپ نے بیوروکریسی کے بارے میں جو موقف پیش کرنا تھا کر دیا گوہر صاحب. میں اس کا ایک چھوٹا سا اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ پھر اگلی بات اپنی کمپلیٹ کر لیجئے گا. دیکھیں میں نے کہا کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں بیوروکریٹس کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جب آبجیکٹیوز بیوروکریٹ کو مل جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر بیوروکریٹ ڈیلیور کرتا ہے. اگر آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے بیوروکریٹ کے پاس اور پولیٹیشین اس کو اس محکمے کا منسٹر یا اس محکمے کا کرتا دھرتا جو بھی پولیٹیشین ہے اگر بیوروکریٹ کو نہیں بتائے گا, ڈائریکشن نہیں دے گا کہ اس کو یہ چیز چاہیے, تو اس وقت تک وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر کے دے سکتا بیوروکریٹ. یہ میں نے ایڈ کیا, شاید آپ نے سنا نہیں, میں اس لیے بالکل میں آپ کی اس بات سے بات کرتا ہوں. یہ دیکھیں کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا جو بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, یہ اس کا اپنا ویژن ہوتا ہے. وہ اپنے ویژن کے ساتھ معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ چلایا جاتا ہے, اور یقینی طور پر بیوروکریسی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں. سب لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے ٹرانسفر سے ہو جاتا ہے. یہاں صورتحال مختلف ہے. یہاں پر بیوروکریسی میں بہت زیادہ مداخلت کی گئی, میرٹ کو نظر انداز کیا گیا, ایسے لوگوں کو بار بار انکمپیٹنٹ لوگوں کو ان عہدوں پر لگایا گیا کہ جو کہ ان کے مسائل کے حل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. ایک دفعہ سی سی پی او لاہور آپ کو پتہ ہے وہ لگایا گیا جس سے خاتون والا مسئلہ ہو گیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ پورے میڈیا پر جس طرح سے اہم خانہ طریقے سے اس سی سی پی او نے آ کر بیانات دیے, اور پھر اس کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب مجھے آج بھی یاد ہے کھڑے ہو کر اس کی سپورٹ میں پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں نے تو اپنے ایک رشتہ دار کے پلاٹ کا قبضہ چھڑوانا تھا تو اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں چھڑوا دوں گا, تو میں نے اس لیے لگایا. جب آپ کے سیاستدانوں کے سوچنے کا لیول یہ ہو جائے تو پھر ایسے حالات میں
इसी तरह के नालायक अफसर लगते हैं। अच्छा, ये हम इसको अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पे थोड़ा आगे चलते हैं गौहर साहब, इसमें आगे चलते हैं, हम आगे जरा चलिए। आगे मुझे बताइए कि क्या हम जो आप लोग जो अपोजिशन वाले हैं, अगर आपको हुकूमत मिल जाती है, आप इमरान साहब की हुकूमत सपोजिटली गिरा भी देते हैं, तो क्या आप महंगाई कम कर सकते हैं? देखिए, हमारा तो बड़ा बिल्कुल एक क्लियर इस पे स्टांस है, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और बड़ी उसमें वजाहत है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़ है, मरियम साहिबा ने भी इसी चीज का अदा किया है। अगर हम पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हैं तो उसका वाहिद हल दोबारा शफाफ इलेक्शन है। जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये शफाफ इलेक्शन के जरिए नहीं बनाएगी, लिहाजा अगर सर मैंने सिनेरियो मेरे ख्याल में मैं रिपीट कर देता हूँ गौर साहब अपनी बात को, मैं माजरत चाहता हूँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ अपना क्वेश्चन एक मरतबा फिर, और वो ये है कि आपने सपोजिटली इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी, इमरान साहब की हुकूमत गिर गई, आप लोग जिस तरह भी इत्तेहाद में आके या मुस्लिम लीग नून होली सोली आके हुकूमत बना लेती है, आप महंगाई कम कर सकते हैं या नहीं? सिंपल इज दिस। मैं आपको बड़ा सिंपली इसका जवाब दे रहा हूं कि अगर हम हुकूमत गिराने में का मतलब है कि अगर ये जाहिर है हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा तरीका हो जो कि गैर आईनी हो, इस गैर आईनी हुकूमत को हम किसी आईनी तरीके के साथ ही हटाना चाहते हैं, और अगर ये हुकूमत हट जाएगी तो हम फौरी तौर पर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जो मौजूदा असेंबलीज हैं इनमें जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से कि वे मतलब है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने इलेक्शन की तरफ चले गए, गौहर साहब आप इलेक्शन की तरफ चले गए, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन आपने करवा लिए, बहुत अच्छी बात है। मेरी गुजारिश फिर दोबारा वही है, आप लोग इलेक्शन भी करवा लें, आप सब इलेक्शन करवा के वापस आ जाते हैं, आप यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर फेसेस भी चेंज कर लेते हैं, आपकी हुकूमत बन जाती है। मैं सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ, क्या आप मुस्लिम लीग नून जो है एज सच महंगाई कम कर सकती है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से मतलब है कि उसका बिल्कुल मैं मतलब है कि यही मेरा जवाब होगा कि जब हमारी 2013 में राना साहब हुकूमत बनी थी, उस वक्त जो हमें चैलेंजेस थे 3-4 बड़े चैलेंजेस थे। एक मुल्क में महंगाई का चैलेंज था, एक मुल्क में दहशतगर्दी का चैलेंज था, एक मुल्क में जी मैं आइंदा आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ सर, मैं उसी की आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरी गुजारिश तो सुन लेना आप। जिस वक्त हमारी 2013 में सर आप मुझे उसका जवाब दे देना, आप बिल्कुल करें आप, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा आपसे। नहीं, मैं आपको 100% जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल डिलीवर करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई को भी कम करेंगे और पाकिस्तान में जो मतलब है कि कारोबारी एक्टिविटीज है इंशाअल्लाह ताला वो भी बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि 2013 कारोबारी तबका तो इस वक्त बहुत खुश है। 2013 में जो हमें बड़े चैलेंजेस मिले थे उसमें दहशतगर्दी थी, उसमें आपको पता है कि उस वक्त एनर्जी का क्राइसिस, 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। आप ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स ही आप कह रहे हैं गौर बलोच साहब कि आप कह रहे हैं कि आप महंगाई कम करेंगे, ठीक है जी, आपने कहा जी अगर हम हुकूमत में आ जाते हैं कारोबारी एक्टिविटीज बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। डू यू एग्री विद दिस थिंग कि ये महंगाई कम कर सकते हैं? कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए, हो सकता है। शमशेद इकबाल चीमा साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि ये महंगाई कम कर सकते हैं? कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए। राणा साहब 3 चीजें हैं महंगाई में जो कंट्रीब्यूट करती हैं। एक है एनर्जी आपकी स्वाय सुई गैस के बाकी सारी इंपोर्ट होती है, उस महंगाई ने तो कंट्रोल होना है या नहीं होना, ये इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप टैक्स ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, और उस टैक्स ज्यादा या कम लेने में भी आपके पास फिस्कल स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा आपने एक सर्टन लेवल पे टैक्स करना ही करना है, पेट्रोल को भी और LNG को भी और कोयले को भी। अच्छा, दूसरी बात है जो महंगाई को आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है वो मेटल्स हैं यानी लोहा है, पीतल है, बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं जो इंपोर्ट होती हैं, वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट है, उसके मुताबिक ही यहाँ पाकिस्तान में चलना है, उससे आगे पीछे नहीं होना। तीसरी इसमें जो आप कह लें कि और फिर इसमें ये है कि जो आप कह लें एनर्जी का मेजर पार्ट, सेकंड मेजर पार्ट या मेजर पार्ट बिजली है। बिजली में आपका महज 2030 तक तो आप बंधे हुए हैं मुआहदों में, कि जो मुआहदे हुए
हुए पहले वो बड़े महंगे हुए, और फिर आपने 2500 अरब रुपया देना है 2030 तक कैपेसिटी चार्जेस का। कैपेसिटी मतलब आज हमारे ये जो आप कह लें कि दुनिया सारी में 6-7 सेंट का बना, 5 सेंट का बना ये आपका थर्मल क्या नाम है सोलर, हमारे यहाँ बना वो ऑलमोस्ट 17 सेंट का। लेकिन आज हम 5-6 सेंट का बना रहे। आप जो डिटेल बता रहे चीमा साहब, आई एम इंटरप्टिंग यू माजरत के साथ, लेकिन द पॉइंट है कि आपके पास जो टीम थी जिसका आप जिक्र किया करते थे कि बड़े एक्सपर्ट है आपके पास और टीम है आपके पास और आप आके सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, वो टीम कहाँ है? अच्छा राणा साहब, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं भी टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा इंटरप्ट कम करें जरा, देखें ये टेक्निकल टॉपिक है, इसमें आप बार बार करेंगे तो मैं वैसे लगेगा जैसे नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है क्योंकि मुझे अपना जवाब चाहिए सर, मुझे अपना जवाब ले लेना, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा सर मैं आगे पीछे नहीं मूव करता ना, मैं अकॉर्डिंगली चलूंगा। चलिए मर्जी करें सर, बिस्मिल्लाह, चले ठीक है सर, क्या बोलूं? आप मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास जो एक्सपर्ट्स की टीम थी वो कहाँ गई? सर मैं बात पहले कर लूं, अपनी कंप्लीट कर लूं, अगर इजाजत दे तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। सर मैं कह रहा था कि दूसरी चीज मेटल है, उसमें भी आपके पास कोई ज्यादा चांस नहीं है। तीसरी बात है आपके पास फूड। पाकिस्तान चूंकि गरीब इकोनॉमी है, गरीब इकोनॉमी में फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फूड मोस्टली हम ऑयल के, खाने के तेल के, बाकी सारा लोकल पैदा करते हैं। सो मैं समझता हूं कि महंगाई कंट्रोल वो कर सकेगा जो ज़राअत में बेहतर परफॉर्म करेगा। और पिछली 2 हुकूमतें, एक पीपल्स पार्टी की और एक नून लीग की, उन दोनों से हमने कहीं बेहतर परफॉर्म किया ज़राअत में। पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल में सिर्फ 5 लाख टन यहाँ पे ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ी, मुस्लिम लीग नून के दौर में 5.5 मिलियन टन बढ़ी, और हमारे दौर में अभी तक 10 मिलियन टन बढ़ चुकी है 3 सालों में। ये हमारी परफॉर्मेंस है, फूड में हमने बेहतर परफॉर्म किया है। बाकी जो है कि किसकी किस्मत क्या है कि कब तेल महंगा होता है दुनिया में या कब सस्ता होता है, इस वक्त दुनिया फंसी हुई है, सारी दुनिया फंसी हुई है, यूरोप भी फंसा है, अमेरिका भी फंसा है, हम भी फंसे हैं। अब आपकी बात कंप्लीट होगी चीमा साहब? जी तकरीबन आपकी बात कंप्लीट होगी चीमा साहब? अच्छा चले, तकरीबन होगी जी, तकरीबन होगी। बात ये है सर कि गुजारिश ये है कि देखें यहाँ पे जो एनर्जी का क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है, ये सारी दुनिया में आया, उसको आपने भी फेस किया, हमने भी फेस किया, एग्रीड, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। कोविड जो है वो एक पेंडेमिक वो आया, सारी दुनिया ने फेस किया, और बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज जो है वो भी शैबल्स में चली गई, उनको भी इश्यूज हुए, उनको भी प्रॉब्लम्स हुई। हमने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से, आप लोगों की हुकूमत ने, पीटीआई ने बड़े एहसन तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की। देयर वर सम प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट सर, माय क्वेश्चन इज, जो मैंने उन्हीं से पूछा था अपना गौहर साहब से, ये तो कह रहे जी हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज का। लेकिन आपने जो रियलिटी चेक दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 2030 तक मुआहदे ऐसे हुए हैं कि जिनसे आप बाहर नहीं निकल सकते, और उन मुआहदों को आपकी बाइंडिंग है, इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं आपकी, और अगर आप उसको नहीं निकल सकते तो दैट मीन्स कि देयर इज नो वे आउट। सो इसमें कोई भी महंगाई जो है कम नहीं कर सकता, सिर्फ मिनिमाइज कर सकता है इसको, या मैनेज कर सकता है। लेट मी पुट इट, मैं गलत कह रहा हूँ चीमा साहब? नहीं, इसमें थोड़ा ऐड कर लेते हैं। मैं इसमें बात कर रहा था कि जी मैं इसमें बात कर रहा था कि आप बिजली में आपके पास रूम कम है। हाँ, एक है कि हम इस वक्त कोई तकरीबन 10,000 मेगावाट हाइडल ला रहे हैं। हाइडल लाने से फर्क पड़ेगा, या आगे जो सोलर आ रही है वो सस्ती हो रही है, और जो मुआहदे मैच्योर हो रहे हैं जिसमें कैपेसिटी चार्जेस आप नहीं दे रहे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता होगा ये प्रोसेस, लेकिन क्विकली इसका क्विक नहीं है। दूसरी इट्स स्लो प्रोसेस। दूसरी बात है कि तेल जो है ये किस्मत है, जो भी हुकूमत है उस वक्त तेल की कीमत है क्या, इसमें मैं एक फिक्र बताऊं, एक सेंटेंस में कंप्लीट कर लूं कि तेल के हवाले से ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौर में 89 सेंट का तेल बेचा पर लीटर, और मुस्लिम लीग नून ने बेचा 77 सेंट का। हमने अभी तक जो बेचा है तेल 67 सेंट का बेचा है। हमने बेहतर प्राइस दी है और थोड़ा टैक्स लिया है, ये कर सकते थे, हमने किया है। आप लोग इमरान खान को गिरा देते हैं, जनाब इमरान खान घर चले जाते हैं, तो क्या आप लोग महंगाई कम कर सकेंगे? मुर्तजा साहब, वही सवाल जो गौहर साहब के आगे रखा था मैंने, वही आपके सामने रख रहा हूं मैं, कि आप लोग अगर हुकूमत में आ जाते हैं, आप लोग इलेक्शन भी चले नए करा लेते हैं, आप लोग इलेक्शन के बाद भी आ जाते हैं, आप लोग इमरान खान को गिरा देते हैं, जनाब इमरान खान घर चले जाते हैं, तो क्या आप लोग महंगाई कम कर सकेंगे? एक रियलिटी चेक यहाँ पे चीमा साहब ने भी दिया है, उसको जरा मद्देनजर जरूर रखिएगा।
اور پھر مجھے بتائیں کہ مہنگائی کم کر سکتے ہیں کہ نہیں, بڑا آنےسٹلی, کیونکہ تسی سچیاں گلاں کردے ہو. مرتضی صاحب اس سستے بنو دس دیو اج. بہت شکریہ جی. رام صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمارا پہلا دور ساروں نے دیکھا ہے. جب ہماری 2008 میں حکومت آئی تھی تو اس وقت یہی حالات تھے اس ملک کے. نہ چینی تھی, نہ آٹا ملتا تھا, نہ ہمارے پاس بجلی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہمیشہ ہوئی ہے, ہر دور میں ہوئی ہے, لیکن حکومتوں کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا, لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کرنا, تنخواہیں بڑھانا, لوگوں کے منیمم ویجز بڑھانا. یہ چیزیں حکومت کے پاس ہیں. باقی تو جیسے ابھی فرما رہے تھے چیمہ صاحب کہ ہم نے اتنے سینٹ کا خریدا اور اتنے کا بیچا, اور انہوں نے اتنے کا خریدا اتنے کا بیچا. میرا سمپل سا فارمولا ہے, مجھے بتائیں جب ہم تیل خریدتے تھے اس وقت $148 فی بیرل یا $140 فی بیرل تھا, اور ہم ₹4 کا یونٹ دیتے تھے, تو یہی کہتے تھے کہ چور ہے, وزیر اعظم چور ہے. جب بجلی مہنگی ہو, جب پیٹرول مہنگا ہو تو کہو وزیر اعظم چور ہے. یہ فارمولا ان کا دیا ہوا ہے. تو جب ہم ₹4 کا بیچتے تھے اور چور تھے, آج یہ تو ₹25 کا بیچ رہے ہیں, ₹28 کا بیچ رہے ہیں. آج کیا پوزیشن ہے؟ میں تو آج بھی نہیں کہوں گا کہ یہ چور ہے, لیکن یہ خود بتائیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی تھی کس لیے کی تھی. آج پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی وہ تو انتخابی نعرے تھے, وہ تو ہم الیکشن کی باتیں تھی, وہ تو ہو گئی جی, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اور اگر یہ مہنگائی بین الاقوامی سطح پر ہی ہوتی ہے اور ہم نے صرف اسے مینیج ہی کرنا ہوتا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا کوشچن نہیں ہوتا, تو پھر کیوں اس وقت کی حکومتوں کو یہ چور اور ڈاکو کہتے تھے؟ کیوں کہتے ہیں؟ آج بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 ملیں بند, 3 ملیں مرتضی صاحب چلو ٹھیک ہے, ہو گیا, وہ گلا ٹھیک نے, بالکل ٹھیک ہے. مرتضی صاحب میں پوری گل تہاڈی بھی سننا, لیکن نال نال جواب بھی لیندا رہا نا. چیمہ صاحب جواب دیو جی جلدی دے نال. تسی جڑے کہہ رہے نے مرتضی صاحب گل, اس کا جواب دے دو جلدی نا. چیمہ صاحب میں کہہ رہے ہیں کہ مرتضی صاحب جو ہیں یہ بات ان کی شاید مبنی پر حقیقت نہیں ہے کہ ₹4 کا یونٹ بیچتے تھے. بالکل یہ غلط بات ہے. بجلی مہنگی ان کے دور میں ہوئی ہے, اور جو بھی اس وقت لگے ہے, کیا نام ہے, تھرمل پاور, اس نے بیڑا کر کے شہباز شریف نے آگے کنٹریبیوٹ کیا ہے, یا نواز شریف نے اس میں اور زیادہ کیا کنٹریبیوٹ کیا. انہوں نے پہلی بار جو لگائے تھے حکومت ان کے 93 میں آئی تھی, اس وقت بی بی نے ایک بیان دیا تھا کہ جی وہ ڈالروں کا سیلاب آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری ترقی کی راہ میں پہلی رکاوٹ وہ بنی کہ ہمارا بجلی کا مکس جو ہے وہ انرجی مکس ہمارا خراب ہوا. پہلے ہمارا ہائیڈل زیادہ تھا, بعد میں تھرمل زیادہ ہوا. سو یہ بات دوسری تیل کے حوالے سے بات کریں, چلے آگے. 147 جی ٹھیک. ہاں جی بولے سر, چیمہ صاحب بولے, کمپلیٹ کریں. جی میں نے کہا تھا کہ یہ $147 کا یہ نام لیتے ہیں سر. جی میں کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ $147 کا پیپلز پارٹی والے اکثر نام لیتے ہیں. $147 صرف 1.5 دن ہوا تھا, 1.5 دن, صرف 1.5 دن. ٹھیک ہے, وہ پورے 2 دن بھی نہیں. مرتضی صاحب چلیں آگے چلیں, مرتضی صاحب کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, ہو گیا جی, کلیئر ہوگی بات, آگے چلیں. سر پریشان نے اور پریشانی کے بیانات ہیں. میری انہوں گزارش ہے کہ پہلے تو ریکارڈ چیک کر لو ₹4 یونٹ والا, پھر ریکارڈ چیک کر لو 1.5 دن والا. ایک کتنے دن دینے سانو تیل کتنے دا ملتا رہا ہے, انہوں 1.5 دن کا پتہ ہے, تے باقی تے ساڈے 5 سال دا بھی 10 دن دی, اتنے دن انہوں اتنے دا ملتا رہا, اتنے دن انہوں اتنے دا ملتا رہا. سر یہ سارے بہانے نے. کل اس پہ پروگرام کر لیتے کہ آپ کو ملتا کہتا, کل اس پہ پروگرام کر لیتے صرف تیل پہ, کل صرف تیل پہ پروگرام کر لیتے ہیں. تیل کی قیمت امپورٹ اور آپ کی سیل, اور کل اس پہ پروگرام کر لیتے. بولیا تسی سارا کچھ غلط فرماندے رہے ہو, میں تے سندا رہا. تسی تانوں میں عرض کیتی کہ تسی آکھدے سو سارے چور نے, تسی اوندا کوئی جواب نہیں دیتا. تسی ایک نویں وچ اپنی منطق پا دیتی ہے جی کہ انہوں 1.5 دن 147 دا ملیا ہی, ₹4 دا بھی نہیں سی ملیا. میں تے تانوں چور. چلو آگے چلو جی, اس تو آگے چلیے جی. مرتضی صاحب آگے چلو, آگے چلو. سر میری گزارش یہ ہے کہ انہاں کول نہ کوئی ٹیم ہے, نہ انہاں دا کوئی ویژن ہے. یہ صرف ٹی وی تے آ کے اطلاع دین جوگے ہے نے کہ کل بھائی تیل دی قیمت بھی بڑھ جانی جے, بجلی بھی مہنگی ہو جانی جے, ساڈے کول کوئی حل نہیں.
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अच्छा व्हाट इज द सॉल्यूशन जी मुर्तजा साहब ताड़े नजदीक सॉल्यूशन की है कम टू द सॉल्यूशन जी है सर ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ अच्छा फिर मेरा सवाल वही उत्थे ही आ जाता है अच्छा मेरा सवाल उत्थे ही आ जाता है मेरा उत्थे ही सवाल है ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਅੱਛਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਆਟੇ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਪਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਸੀ ਸਰਪਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਚ ਵੀ 500 ਅਰਬ ਦੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 500 ਅਰਬ ਦੀ ਡੰਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 500 ਅਰਬ ਦੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਔਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਈਓ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਔਰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ FIA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ लेकिन सानू दसो ਤੁਸੀਂ भी ये पैसा जा किथे रहा अच्छा चले अली गौर साहब बाइंडिंग रिमार्क्स थी गौर साहब आप मुझे सोल्यूशन बता दें एक तो इलेक्शंस का आपने सोल्यूशन बता दिया गौर साहब कि इलेक्शंस होने चाहिए लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन है देखें बिल्कुल जब भी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह हालात यकीनी तौर पर बेहतरी की तरफ जाएंगे मैं चीमा साहब बात कर रहे थे मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी तो जो ग्रोअर को यूनिट को मिलता था वो 5 रुपए का मिलता था जो जिम्मेदार को मिलता था आज वो यूनिट जो है वो 10-12 रुपए से भी क्रॉस कर चुका है उस वक्त जो DAP खाद की बोरी थी हमारे टाइम में वो 2400 रुपए की थी राना साहब आज वही बोरी जो है वो 8000 रुपए से तजावत कर गई है यही चीनी जो थी जो कि हमारे मुल्क में गन्ना काश्त होता है हम पैदा करते हैं ये हमारे टाइम में 50 रुपए से की थी 45 रुपए की थी आज 150 रुपए से को भी क्रॉस कर गई है मुख्तलिफ जगह पर 160 के करीब चली गई है तो मकसद ये है कि जब जो है अली साहब लेट चीमा साहब रिस्पॉन्ड चीमा साहब वेरी क्विकली राना साहब मेरी बात मुकम्मल देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब आपके वुज़रा जो हैं वो बैठकर दिहाड़ियां लगाएंगे जब यहाँ पर चीनी के ऊपर भी फ्रॉड होगा जब यहाँ पर आटे के ऊपर भी फ्रॉड होगा जब कोरोना फंड के ऊपर आपकी हुकूमत के जो नुमाइंदे वो ऑडिट पैरल बनाएंगे तो यहाँ पर अरबों रुपए निकले हुए हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी किसी बंदे का कोई एहतसाब नहीं होगा मासवाए पूरे मुल्क में विक्टिमाइजेशन होगी पूरे मुल्क को ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जाएगा got your point गौर साहब got your point let चीमा साहब respond now let चीमा साहब very quickly would you like to respond to Ali गौर साहब's allegations जी अच्छा जी इसमें जो बिजली की बात होने की 5 रुपए यूनिट किसान की और दूसरी ये बात बिल्कुल ठीक है गौहर की ठीक है और डिफरेंस कम हुआ है पहले से दूसरी बात मन दो तुसी गल ठीक कर रहे हैं गौर साहब हैं नहीं मैं खुद से ठीक करता हूँ जी जो मतलब ठीक है तो ठीक कहना जो गलत है गलत कहना अच्छा नहीं वो मेरे भाई गलत बात है आपको पता नहीं सच्ची बात है आपको नहीं पता आप पढ़ के आया करें अच्छा दूसरी बात इसमें ये है नहीं पता ना वाकई नहीं पता आप फिक्र गलत बोलते हैं ना अच्छा अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं भरे गए तो मेनू तस्लीम देने लगे हो अच्छा मैं इत्तराम नाल गल करना दा मतलब है कि तुसी लोगों दी तस्दीक करो मेरे नाल तस्दीक करने नहीं अपनाना
यार मैं पढ़ के आना या यार नहीं ब्रेक तो पढ़ के लगाओ आना, मैं ना आप यार ब्रेक यार ब्रेक तो लगाओ ना ਤੁਹਾਡਾ? औरतों की तरह ताने भाई ताने ना ताने ब्रेक ਕਿਹੜਾ लगाओ ਦੇ ਰਿਹਾ? अच्छा राणा साहब इस दूसरी ਤੁਹਾਨੂੰ बात पता ही नहीं है। अच्छा दूसरी आप बात बड़े है कोई नहीं जे बेड़ा अच्छा, गर्क चुप कर करो, ਦਿੱਤਾ ਜੇ मुल्क राणा साहब राणा साहब चुप कराए ਮੈਨੂੰ ਆਪ राणा साहब चुप कराया जरा जरा राणा साहब चुप करा सकते हो कि नहीं करा सकते अच्छा दूसरी चलो जी मुर्तजा साहब तुसी गल कर लीती है तो मैं अच्छा अच्छा ਸਰ ਰਾਣਾ अच्छा, दूसरी बात ਸਾਹਿਬ ये है ਮੈਨੂੰ कि ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵਣ ਜੀ अच्छा 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 दूसरी अच्छा बात ठीक है इसमें जी यह मैं तालीम ना कि दसो ना बात हो रही है। तुसी एजुकेट ना करो ना मुर्तजा साहब ने जी ਹਾਂ ਆਪਣੇ चलो, नॉमिनेशन नहीं करते सर नहीं करते सर तुसी ना पढ़ो कोई मसला ही कोई मसला ही नहीं सर अच्छा दूसरी इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसमें डीएपी की बात है डीएपी राणा साहब ने बात की है अपना बलोच साहब ने जो बात की है गलत बात की है वो ठीक नहीं है इनके दौर में 3800 की रही है 400 की भी रही है 2400 की रही है और इसमें उस वक्त भी टैक्स नहीं था आज भी टैक्स नहीं है आज इंटरनेशनल मार्केट $750 रुपए की है उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $320 की थी आज $750 की है लिहाजा ये भी जिस तरह तेल है उसी तरह ये वेरी करती है। तीसरी बात इसमें चीनी की आ गई चीनी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीनी में इनके दौर में किसान को लूटा गया 120 रुपए गन्ना खरीदा 120 रुपए गन्ना खरीदा गया 120 रुपए जो गन्ना खरीदा गया तो उससे चीनी जो है आप पहले आगे कंज्यूमर को सस्ती देगी आज राणा साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा देखें आज हमारे पास 9 मिलियन टन चीनी खेतों में खड़ी है किसान की और जो मिलर है अपना शुगर मिलर गन्ने और किसान के दरमियान रुकावट बन के खड़ा हो गया आज मैं समझता प्रोग्राम सबसे ज्यादा इस बात पे होने चाहिए कि जो चीनी कंज्यूमर को 77 रुपए की मिलनी चाहिए अगर 225 रुपए रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है गन्ने का 225 के हिसाब से 77 रुपए किलो चीनी बनती है कि शुगर मिलर का और इसका साहब मेरी गुजारिश एक आखिरी मेरी गुजारिश सुन लो देखो ना तो मुर्तजा साहब हुकूमत इतने ते ना बलोच साहब हुकूमत इतने ठीक है बलोच साहब भी हुकूमत कोई नहीं तो मुर्तजा साहब भी कोई नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਕਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ इसलिए आई विल हैव टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ को इजाजत दीजिए जी अल्लाह हाफिज